So good morning to all of you. So Harshit Dhingra ji, good morning. Vaibhav, Priya, Anirudh, Anshika, ईशान, सिद्धि, हिमांशु, सभी को गुड मॉर्निंग. ओके, सो अब जी हम यहाँ पे भी चले जाते हैं चैनल पे. ओके, ये ओपन करके रख देते हैं और हम अब करते हैं शुरुआत. चलो भाई साहब खोल दो ये. हाँ, ये आ गए हम लाइव. चलो, ये क्या लाइव पढ़ाने तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने रखनी पड़ती है. मोबाइल रखो, आईपैड रखो, कंप्यूटर की स्क्रीन देखो. चलो, हाँ, तो कोई बात नहीं. निकिता जी, निकिता उत्तेकर जी, गुड मॉर्निंग. स्नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग. निखिल साहू, गुड मॉर्निंग. सो विश यू हैप्पी मॉर्निंग. तो दिन की शुरुआत, दिन का प्रारंभ हम टैक्स के लेक्चर से आज के दिन का प्रारंभ कर देते हैं. ठीक है. सो हमेशा की तरह जब भी हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले एक क्विक रिकैप जरूर ले लेते हैं. अभी तक के जो भी डिस्कशन हुए हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन. सो देवियों और सज्जनों, 2 लेक्चर्स में हमने अभी तक जो जो डिस्कस किया है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आयुष जी, उसके पहले कुछ लोग आ रहे हैं. आयुष जी, गुड मॉर्निंग. राहुल गांधी, अरे बाप रे, राहुल गांधी भी हमारे लेक्चर देख रहे हैं. नमस्कार भाई साहब. चेतन पाटिल, हेलो. रश्मि देवी, हेलो बेटा. गोकर्णी कोल्टे जी, हेलो. राहुल गांधी जी हमें गुरुजी कह रहे हैं. भाई साहब, आप हमारे से बहुत ज्यादा बड़े हो तो हमारा भी प्रणाम, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए. सागर सहाय जी, गुड मॉर्निंग. चलो, सो चलो, जय श्री राम. चलो शुरुआत करते हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं देवियों और सज्जनों. ठीक है. हमने टैक्स में अभी तक जो जो डिस्कशन किया है वो कुछ इस प्रकार से था. सबसे पहले तो हमने टैक्स का मतलब आपको बताया. टैक्स वो एक फीस है जो सरकार आप लोगों से कलेक्ट करती है ताकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारा खर्चा सरकार को करना होता है. तो ये सारा खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? तो इसलिए सरकार आपसे कलेक्ट करती है टैक्स. अब ये जो टैक्स है, ठीक है, ये 2 हिस्सों में बांटा गया है. एक जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरा जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. दोनों टैक्सेस सरकार हमसे कलेक्ट करने का काम करती है. डायरेक्ट टैक्स यानी क्या, उसके बारे में अपनी चर्चा हुई थी, शायद आपको ज्ञात होगा, है ना. डायरेक्ट टैक्स यानी क्या? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट लोगों से डायरेक्टली कलेक्ट करता है. डायरेक्ट टैक्स में अब पहले तो 2 टैक्सेस थे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. इनकम टैक्स वो टैक्स है जो आपकी इनकम पे लीवी किया जाता है. तो आप जो भी इनकम कमाते हो, ये इनकम के ऊपर आप सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे करते हो, इसलिए इस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम एंड एज इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, हेंस इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. सेम वेल्थ टैक्स भी था, लेकिन वेल्थ टैक्स अब RIP हो चुका है. वेल्थ टैक्स जो है वो RIP हो चुका है. ठीक है. सो वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है. वेल्थ टैक्स वाज ए टैक्स ऑन वेल्थ, ऑन असेट्स. ठीक है. सो आपके पास जितनी भी असेट्स थी, ये असेट्स के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. सो जिसको आप वेल्थ टैक्स कहते हो, जो अबॉलिश हो चुका है. इसलिए अब डायरेक्ट टैक्स में केवल एक ही टैक्स बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बाकी है, दैट इज इनकम टैक्स. चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट चर्चा की थी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम पे लेवी नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ट्रांजैक्शन पे लेवी किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जो ट्रांजैक्शन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे हम जीएसटी लेवी करते हैं. जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, बताइए जरा. ठीक है, रिवीजन आप लोगों के लिए है. सो यस, जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेलर. किससे कलेक्ट करता है? बायर से, और गवर्नमेंट को पे करता है. ठीक है. सो भले ही बायर की जेब से जीएसटी निकलता है, लेकिन बायर ये जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करता. बायर ये जीएसटी पे करता है सेलर को. इसलिए एज दिस टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट,
दैट्स व्हाई जीएसटी बिकम्स योर इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी परचेस ऑफ गुड्स पे भी लगता है, परचेस ऑफ सर्विसेज पे भी लगता है। जीएसटी का जब हम डिस्कशन करेंगे तो जीएसटी के बारे में एकदम डिटेल में आपको बता देंगे। वैसे ही जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फिर एक्सपोर्ट करते हो दैट इज सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ए कंट्री सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। तो फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्सेस में केवल दो ही टैक्सेस बाकी हैं, जीएसटी और कस्टम्स। चलो मित्रों, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, ये प्रॉफिट या लॉस यानी इनकम पे नहीं है, बल्कि ये ट्रांजैक्शन पे है। तो आपके ट्रांजैक्शन की जितनी भी वैल्यू होगी ना, उस पे जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी किए जाते हैं। इसका डिस्कशन अपन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन ने डिस्कशन शुरू किया था वो कुछ इस प्रकार से था। अपन ने जो डिस्कशन किया था खुलजा सिंह यस, अपन ने डिस्कशन किया था ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वाज लेविड थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके डिस्कशन से हमने शुरुआत की थी। यानी जैसे मैंने बताया हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा टफ है। इनडायरेक्ट टैक्स एज फार एज एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न, जीएसटी और कस्टम्स आसान है और डायरेक्ट टैक्स थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने मुश्किल वाला पार्ट पहले शुरू किया है। समय हमारे पास पर्याप्त है तो आराम से इसको डिस्कस करेंगे। अब डिस्कशन के दौरान हम जो भी चीज पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, इसलिए हमने शुरुआत की थी ये जो इनकम टैक्स है, ठीक है, या कोई भी टैक्स है हिंदुस्तान में, वो क्यों लेवी किया जाता है, कैसे लेवी किया जाता है और लेवी करने का अधिकार किसके पास है। तो 1947 में मैंने कल आपको इतिहास भी बताया था क्या हुआ था 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। शायद आपको वो याद होगा। हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे जो भी कानून बनाएंगे वो हम लोग सब लोग मिलकर कानून बनाएंगे, लोगों के हित के लिए कानून बनाए जाएंगे। तो 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलग अलग आर्टिकल्स ने कुछ टैक्सेस के बारे में प्रावधान बनाए। तो उसमें से सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में अपन ने चर्चा की वो कौन सा आर्टिकल था, जरा बता सकते हैं? अमन सदाफ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में अपन ने चर्चा की कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है? व्हाट डज आर्टिकल 265 सेज? आर्टिकल 265 कहता है कि इस देश के लोगों से वही टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते हैं जो हमारे देश के संविधान में मेंशन किए गए हैं। जो टैक्सेस देश के संविधान में मेंशन किए गए नहीं है वो टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल था 265 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा था? नेक्स्ट आर्टिकल, फटाफट सब लोग रिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिवीजन सभी के लिए है, सो रिवीजन में सब लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल था आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है कि यह देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज हिंदुस्तान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट देश है और एरिया वाइज देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट देश है। तो इतने बड़े देश को संभालने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट काफी नहीं है, तो इसके लिए पूरे देश को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल एरियाज को संभालने के लिए ग्राम पंचायत है, लोकल अथॉरिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इस देश में अलग अलग गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, हर एक गवर्नमेंट के अपने अपने खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे मीट करने के लिए हर एक सरकार को टैक्स मिलना जरूरी था। इसलिए आर्टिकल 245 कहता है कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट होंगे उसमें से कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करनी जरूरी है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ने और कुछ टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज ने। इसके बारे में आर्टिकल 245 में हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में चर्चा हुई थी वो था आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 लिस्ट ऑफ टैक्सेस देता है। लिस्ट ऑफ टैक्सेस यानी ठीक है कौन से टैक्सेस कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी इसकी लिस्ट बना के दी गई है। तो आर्टिकल 246 ने कितनी लिस्ट बनाई है? 3 लिस्ट। लिस्ट 1 को हम क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 जिसको आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट के टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अधिकार स्टेट लिस्ट के टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो टैक्सेस दिए वो कलेक्ट करने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों के पास है ना। ओके, तो हमने जो शुरुआत की थी इनकम टैक्स एक्ट से, यानी इनकम टैक्स से हमने जो शुरुआत की थी, तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द राइट टू कलेक्ट इनकम टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट इनकम टैक्स। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो इनकम टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है, ये कलेक्ट करने का अधिकार
उसको किस लिस्ट ने दिया है? लिस्ट वन में किस एंट्री नंबर ने यह अधिकार दिया है? एंट्री नंबर 82, भूलना नहीं है, ठीक है। सो एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट वन ये कहता है कि इस देश की सरकार को, माना केंद्र सरकार को, माना सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। यानी इस देश के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी, एनडीए टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। सो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मैं यानी बीजेपी का मोटा हिस्सा है, तो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालने का काम करती है, तो इसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया है। सो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब लोग। चलो फाइन। अब इसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम एंड इट इज लेविड थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदुस्तान में आप इनकम कहीं पे भी कमाइए, उस इनकम के ऊपर यू आर लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। सो यहां तक की चर्चा हुई थी कल के सत्र में, एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। ओके, एंट्री नंबर 82 के बारे में हमने हमारी राय भी रखी थी। एंट्री नंबर 82 के मुताबिक हिंदुस्तान में केवल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है, एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट किया गया। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स लिया नहीं जाता, ठीक है। चलो, सो आप जितनी चाहो उतनी एग्रीकल्चरल इनकम कमाओ, जितनी चाहो उतनी एग्रीकल्चरल इनकम कमाओ, आपसे सरकार टैक्स लेती नहीं है। सो ये रहा कल तक का रिवीजन। सो आई होप सबको सब कुछ याद आ गया। अब पहले 5 मिनट में रिवीजन के लिए देता हूं, रादर रोज ही देंगे हम 5-10 मिनट रिवीजन के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद घर पे रिवाइज करें, ठीक है। चलो, अभी अभी अपने लेक्चर शुरू हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको कुछ एडवाइसेस दे देता हूं। एडवाइस नंबर 1 कि अगर आप रोज रिवीजन करेंगे, रोज डेली रिवीजन करेंगे, तो लेक्चर्स होने के बाद जितने भी आप सिर्फ एक मॉड्यूल कर रहे हो, बोथ मॉड्यूल कर रहे हो, जितने भी मॉड्यूल कर रहे हो, रोज आपने एक सब्जेक्ट के लिए डेली 15 मिनट्स देना है, ठीक है। घर पे डेली 15 मिनट्स रिवाइज करोगे तो क्लास के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते, अगर आप रोज का डिस्कशन रोज रिवाइज नहीं करते, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा सिलेबस, ठीक है। बाद में सिलेबस कंट्रोल करना, रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बाद में जो बच्चे बोथ मॉड्यूल देने की सोचते हैं, वो बोथ से एक पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जून में एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं, वो दिसंबर में शिफ्ट हो जाते हैं, दिसंबर वाले जून, अगले साल के जून में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या आ जाती है, इसलिए ऐसा ना करें, क्लास के साथ रिवीजन करें। CSET और एग्जीक्यूटिव में बहुत बड़ा अंतर है। अभी तो हमने पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, तो अभी ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है, तो स्टार्टिंग के एक आध हफ्ते के लेक्चर्स बहुत आपको यानी पूरे ब्लैंक होते हो, फ्रेश रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहता, तो एक आध हफ्ते का सिलेबस जो है आराम से झेल पाते हो विदाउट रिवीजन एज वेल। लेकिन जैसे एक आध हफ्ता खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बिना रिवीजन का आपको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। सो इसके लिए अभी से आदत लगाइए, अभी से अच्छे से शेड्यूल बनाइए, ठीक है। यानी मैंने इतने आवर्स की क्लास की है, तो ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने कैसे स्टडीज करनी चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी क्लास का जो कंट्रीब्यूशन है CS एग्जीक्यूटिव के आपकी सक्सेस में, वैसे कोई क्लास वाले बोलते नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, क्लास का कंट्रीब्यूशन महज 5 से 10% होता है, ठीक है। सो हिंदुस्तान क्या, दुनिया की कोई भी क्लास कीजिए, उसका कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेस में केवल 5 से 10% होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में 90% मेहनत आपको लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद अगर आप याद ही नहीं रखते, तो फिर मतलब क्या है क्लास करके। इसलिए बहुत बार फिर बच्चों को 2-2, 3-3 बार क्लास करनी पड़ती है, क्लास लेनी पड़ती है। तो ऐसा मत करो, एक ही बार क्लास करना, और क्लास करते वक्त ही रिवीजन करना, तो आपका स्टडीज कंप्लीट होता है। सिर्फ क्लास करने से आपका स्टडी कंप्लीट नहीं होता, ये बात को आपको समझना जरूरी है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सो एंट्री नंबर 82 का डिस्कशन करने के बाद कुछ एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे। एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद आप देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हम बढ़ने वाले हैं आगे। आज का डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण है। चलो, जैसे कि मैंने बताया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम टैक्स, और उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किस गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आप जो भी इनकम कमाओगे, इस इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। सिर्फ एक इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना अलाउड नहीं है, और वो है एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चरल इनकम छोड़ के बाकी सारी इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब ध्यान देना, आज के लेक्चर की यहां से शुरुआत हो गई है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे दिया, लेकिन अब सवाल ऐसे आता है कि ये इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, यानी कौन कौन सी ऐसी इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। वो इनकम को जानना समझना जरूरी था। इनकम की डेफिनेशन में कौन सी चीजें आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनकम के ऊपर जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स का कोई रेट होना चाहिए, टैक्स रेट्स होना चाहिए। ठीक है, देन ये इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमने किसको पे करना है, क्या ये इनकम टैक्स मोदी जी को पे करें, ठीक है, या फिर ये इनकम टैक्स निर्मला सीतारमन देवी जी को पे करें, या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनको पे करें। तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होने के बाद इसको पेमेंट किसको करना है, पेमेंट करने के बाद क्या इनकम टैक्स के कोई रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं क्या, तो ये सारी चीजें कहां मेंशन की गई हैं, तो इसके लिए बनाया गया है एक्ट। ठीक है, लॉ बनाया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया 19, वैसे इनकम टैक्स एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन एट प्रेजेंट जो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो होता है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये इनकम टैक्स एक्ट बनाता कौन है, हु हैज द राइट टू फ्रेम द लॉ, कौन बनाता होगा, क्या मोदी जी एक्ट बनाने के लिए। देखो, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन टैक्स का एक्ट बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है। उसके बाद ये लॉ बनाने के बाद इसमें चेंजेस भी की जाती है, तो ये चेंजेस करने का अधिकार किसके पास है। अगर इस देश में जो भी लोग इनकम टैक्स भरने के लिए लायबल है, अगर वो टैक्स की चोरी करते हैं, तो ऐसे चोरों को कौन पकड़ता है, इनके अगेंस्ट केसेस कैसे चलती है, तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाते वक्त हम जो डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं वो इस बात से शुरुआत करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जब बनाया गया तो उसको कैसे बनाया गया, किसने बनाया, उसमें प्रावधान कैसे बनाएगी, इस चीज से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको और एक चीज समझनी जरूरी है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि यहां पे एक सिंगल इंसान कोई भी कानून नहीं बना सकता, कोई भी एक सिंगल इंसान यहां पे कानून नहीं बना सकता। ओके, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, फॉर द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो जो भी कानून बनाएंगे वो हम सब लोग मिलके बनाएंगे। ठीक है, सो हम सब लोग मिलके कैसे क्या कोई कानून बनाते हैं, तो ये समझने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आपको समझना जरूरी है। भाई सब खुल जाओ, खुल नहीं रहा। ओके, हैंग हो गया, चलो। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो हमारे यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स जो है, राइट्स जो है वो डिवाइड किए हैं। राइट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, सो सबसे पहला कैटेगरी जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है, यानी इस देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, कोई भी लॉ हो, आपका इनकम टैक्स लॉ हो, आपका कंपनीज एक्ट हो, या कोई भी एक्ट हो, वो एक्ट बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव ऑर्गन को दिया गया है। एक्ट बनने के बाद लोगों तक वो पहुंचाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दिया गया है, और अगर कोई ये कानून फॉलो नहीं करता तो आपको पनिश करने का अधिकार जुडिशियल ऑर्गन के पास दिया गया है। ठीक है, सो देखो बहुत प्यारा है हमारा यानी जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसी ने हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की नींव रखी है। ठीक है, सो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया ना, तो बहुत सोच समझ के बनाया। ठीक है, अगर एक ही इंसान के पास या एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही ऑर्गन के पास सारे पावर्स दिए होते हैं, तो एक ही इंसान के पास अगर सारे पावर्स आते हैं तो आप सभी लोग जानते हो कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, समझो मोदी जी के पास सारे पावर्स दे दिए, तो ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही सब्जेक्ट टू यस मिस्टेक्स, तो इसके लिए उनसे भी गलतियां हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया, पावर्स डिवाइड की गई। अब ये सारी चीजें वैसे तो आप सिविक्स में पढ़ते हो, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। ठीक है, शायद आपने पढ़ी होगी, शायद, ठीक है, नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है कि हिंदुस्तान में जो भी लॉ बनेंगे ना, जब तक आप अप्रूव नहीं करते, जब तक ये लॉ, ठीक है, आपके द्वारा साइन नहीं किया जाता, तब तक ये लॉ हिंदुस्तान में आ नहीं सकता। मोदी जी चाहे, राहुल जी चाहे, ममता जी चाहे, उद्धव ठाकरे जी चाहे, कोई भी चाहे, ठीक है, हिंदुस्तान में
कोई भी कानून तब तक नहीं आ सकता जब तक ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन अप्रूव नहीं करता। सर ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है कौन और उसमें कौन आता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन में? ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन अरे बाप रे यार, ये बहुत ही हैंग हो रहा है, क्या हो गया इसको? चलो आ जाइए भाई साहब। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव ऑर्गन की। जब तक ये आता नहीं तब तक मैं आपको बता दूं लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है, जैसे एज द नेम सजेस्ट लेजिस्लेट, इसका मतलब क्या होता है? टू लेजिस्लेट मींस टू मेक लॉ, ठीक है। सो इस देश में कोई भी कानून बनाने का अधिकार यानी लॉ बनाने का अधिकार जो है वो इस लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन आता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आते हैं आपके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलो ये आगे आपके सामने पूरा डिस्कशन शुरुआत करते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आते हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब सभी लोगों ने कभी ना कभी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को टेलीविजन पे तो जरूर देखा होगा। ओके, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी जो नॉर्थ साइड रहते हैं, दिल्ली वैली गए होंगे तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेस को आपने देखा होगा। नहीं तो बता दे, ये लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? ठीक है, यस, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में जब हम वोटिंग करवा के कुछ सांसदों को हम चुनाव जितवा के देते हैं, यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाके बैठते हैं? लोकसभा में। अब जैसे इस देश में कोई भी कानून अगर बनाना है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डेमोक्रेटिक देश है, तो डेमोक्रेटिक देश में जो भी कानून बनाया जाएगा वो हमारी कॉन्सेंट के बिना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर एक इंसान का हर एक लॉ के लिए कॉन्सेंट लेना मुमकिन नहीं था। इसलिए ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक देश में क्या किया गया? इलेक्शंस स्थापित किए गए, इलेक्शंस के द्वारा आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग देके जितवा के दीजिए, और ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या है? ठीक है, आपकी जो भी राय है वो सरकार के सामने ये सांसद रखेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी लॉ बनता है तो सबसे पहले वो लॉ ना लेजिस्लेटिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, माना लोकसभा में प्रेजेंट होता है। कोई भी कानून जब बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है। लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद ठीक है, आप सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने प्रेजेंट होने के बाद ठीक है, उनको उस कानून पे अपने विचार रखने का अधिकार दिया जाता है, उनको ये कानून समझाया जाता है, ठीक है। अगर उन लोगों ने अप्रूवल दे दिया उस कानून के लिए, उन लोगों ने अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब आप सभी लोगों ने अप्रूवल दे दिया, ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बनने से पहले जब ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो उसको कहा जाता है बिल। क्या कहा जाता है मित्रों? बिल। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जब बनाया गया तो ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं था, ये इनकम टैक्स बिल था। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया तो वो कंपनीज एक्ट नहीं था, वो कंपनीज बिल था, ठीक है। जैसे लोकपाल बिल था, ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी कानून बनने से पहले ड्राफ्ट फॉर्म में जब वो होता है तो उसको हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? तो ये बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा में। लोकसभा में कौन लोग होते हैं? हम सभी लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन लोगों ने अगर उस बिल के लिए कॉन्सेंट दिया कि हाँ ये बिल सही है, ये जनहित में है, देश हित में है, अगर उन रिप्रेजेंटेटिव्स को लगा, उसके लिए उन्होंने अगर अप्रूवल दे दिया, बाद में प्रेजेंट होगा राज्यसभा में। कहां प्रेजेंट होगा? राज्यसभा। राज्यसभा के लोगों ने भी अप्रूवल दे दिया तो बाद में ये जाता है इस देश के सबसे पहले नागरिक के पास। The first citizen of this country is nothing but the president. Who is the current president of this country? ठीक है, शायद आपको पता होगा। The current president of this country is, ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई जवाब दे पाए? ओके, चलो। सो द करंट प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। सो इनका सिग्नेचर होगा और इनका सिग्नेचर होने के बाद ये बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 आने से पहले वो था इनकम टैक्स बिल। इनकम टैक्स बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, वहां पर अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ, वहां पे अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट जी के सामने प्रेजेंट हुआ। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सो उनके सामने प्रेजेंट हुआ, उन्होंने साइन करने के बाद ये बन गया इनकम टैक्स एक्ट। चलो सर, अगर इस प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई भी कानून जो ड्राफ्ट फॉर्म में जिसको हम बिल कहते हैं, वो बिल अगर लोकसभा से पास नहीं होता, कहां से पास नहीं होता? लोकसभा से पास नहीं होता, तो क्या वो एक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? क्या एक्ट बनाना मुमकिन है? नहीं। सर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में कंसेंट नहीं मिला या फिर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, तो क्या ये एक्ट बनना मुमकिन है क्या? नहीं। तो मित्रों, ठीक है, बहुत लोगों की पहली गलतफहमी ये होती है कि इस देश में अब जो कानून बनाए जा रहे हैं वो मोदी जी बना रहे हैं।
ठीक है। सो ये चीज को आप समझ लो, ठीक है। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे कुछ भी बातें बोल देते हैं, ठीक है। मोदी जी के पास कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मोदी जी इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मोदी जी जो है लोकसभा के एक मेंबर है, ठीक है। तो केवल मोदी जी के कॉन्सेंट से, मोदी जी के सिंगल वोट से कानून नहीं बन सकता। इसके लिए बाकी सांसदों का भी कॉन्सेंट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद और उतना ही नहीं, समझो बाकी सांसदों ने भी कॉन्सेंट दे दिया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट अगर साइन करने से मना कर देते हैं तो कोई भी एक्ट हिंदुस्तान में बन नहीं पाएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है कि मोदी जी कानून बनाते हैं, ठीक है। चलो फाइन सर, तो फिर मोदी जी का रोल कहां है वो आगे आएगा, वो आगे समझेंगे हम, लेकिन यहां तक का डिस्कशन समझ में आ गया। तो कोई भी बिल, कोई भी रादर कोई भी एक्ट जब ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, कोई भी एक्ट जब ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल कहां प्रेजेंट होता है? सबसे पहले लोकसभा, वहां पास होने के बाद राज्यसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद यस इट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद वो क्या बनता है? यस वो बनता है एक्ट। अब जबकि ये एक्ट बन गया तो एक्ट बनने के बाद ये एक्ट आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। ये एक्ट जो है, कोई भी एक्ट है, ये हम सारे देशवासियों के ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। सो जब तक ये एक्ट नहीं बनता, नो वन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस, नो वन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस। तो एक्ट एक बार प्रेसिडेंट ने एक बार साइन किया तो हम जैसे 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तो वो जीएसटी क्या था? बिल। ये बिल पास हो गया, पास होने के बाद ये बन गया जीएसटी एक्ट। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद ये बन गया जीएसटी एक्ट, और तब से हम सभी लोगों को ये फॉलो करना मैंडेटरी है। चलो अब रोल आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। देखो ये एक्ट तो बना देते हैं, एक्ट बन गया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में ये पास हो गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने एक्ट बनाने का काम कर दिया, लेकिन लोगों को ये एक्ट समझाएगा कौन? ठीक है, लोगों को तो एक्ट तो लोगों को फॉलो करना है, कानून तो लोगों को फॉलो करना है, तो लोगों तक ये कानून पहुंचाना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, उनसे फॉलो करवा के लेना जरूरी है। तो ये किसका रोल है? क्या लेजिस्लेटिव ऑर्गन का रोल है? क्या लोगों से कानून फॉलो करवा के लेना ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन का रोल है क्या? नहीं। हमारे संविधान ने इसके लिए एक अलग सा ऑर्गन बनाया और जिसका नाम रखा गया एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। सर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन आता है? सर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आती है इस देश की रूलिंग पार्टी, दैट इज जिसको आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना मित्रों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना यहां पे आती है। कहां आती है सेंट्रल गवर्नमेंट? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। बहुत लोगों की गलत फहमी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस ऑर्गन में है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन में है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में? एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इस देश में जितने भी कानून है वो कानून एग्जीक्यूट हो जाए, लोगों तक पहुंचाए जाए, उनसे फॉलो करवा के लिए जाए। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? What is his post known as? Yes, Prime Minister. The central government is headed by the Prime Minister. The current Prime Minister of this country is Shri Narendra Modi ji. ठीक है, so he is the current Prime Minister. Okay. अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये एक्ट एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और एक क्वेश्चन, इस देश में कितने एक्ट्स होंगे? 1, 2, 5, 10 या हजारों एक्ट्स हैं? हजारों एक्ट्स हैं। अब मुझे बताइएगा, हम पहली बार अपने जीवन में अभी शायद आप 18 या 19 साल के होंगे, जो CSEET पास हुए बच्चे हैं 18-19 साल के होंगे शायद, है ना? ठीक है, पहली बार आप कुछ ना कुछ एक्ट पढ़ना शुरू किए हो, ठीक है। मोदी जी ने तो पढ़ाई लिखाई भी की नहीं है, शायद की भी होगी थोड़ी बहुत, हम ये उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक होके गए होंगे उनको सारे कानून पता होंगे? ओके, पता भी होंगे, इतने सारे सेक्शंस होते हैं हर एक कानून में, ठीक है, जो पढ़ने के लिए उसमें से एक एक कानून आपने पढ़ना अभी शुरू किया है, ठीक है। सो पता भी होगा, कानून का नाम पता भी होगा, लेकिन ये सारे के सारे कानून के प्रावधान पता होना मुश्किल है। अगर प्रावधान ही पता नहीं होंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसलिए किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को सारे कानून याद रखना और एग्जीक्यूट करना मुमकिन नहीं है। याद रहना ही मुमकिन, उनको पढ़ना ही मुमकिन नहीं है, तो एग्जीक्यूट करने की। तो फिर ये कैसे क्या एग्जीक्यूट करते हैं? तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज। क्या होती है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज। तो इस देश में भी कई सारी मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एविएशन मिनिस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मिनिस्ट्री है,
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ऐसे कई सारे मिनिस्ट्रीज है। ठीक है, अब इन सारे मिनिस्ट्रीज का जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए जो जो मिनिस्ट्रीज रिलेवेंट है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कंपनी लॉ के लेक्चर में सर एक मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, यानी कंपनी से रिलेटेड जो जो कानून है वो एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास होता है, और फाइनेंस से रिलेटेड जो जो कानून है वो एग्जीक्यूट करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कानून होंगे वो सारे एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। तो जैसे इनकम टैक्स हो, GST हो, कस्टम्स हो, इसके कानून एग्जीक्यूट करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? फटाफट बताएंगे, हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड, जिसको हम कहते हैं FM का मतलब वो रेडियो वाला FM नहीं, ठीक है, हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? यस, देवी जी हैं, देवी जी, श्रीमती निर्मला, यस, सीतारमन देवी जी। ठीक है, ये हिंदुस्तान की करंट प्राइम मिनिस्टर है। इसके पहले जेटली साहब थे, मैंने क्या बोला, ओ सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, इसके पहले हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली जी, अरुण जेटली जी। ठीक है, सो उसके बाद शी हैज बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, और कोरोना के डिफिकल्ट काल में देवी जी ने बहुत अच्छा काम किया है देश का फाइनेंस संभालने का। चलो, सो निर्मला देवी, शी इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अब ये पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन याद रखिएगा इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट, ये आपके कहीं पे भी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, तो इनके नाम अगर याद रखते हो तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देके सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ध्यान देके सुनिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अलग अलग बोर्ड्स है, उसमें से दो बोर्ड का हम यहां पे जिक्र करेंगे। एक है CBDT, CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सर ये दो बोर्ड्स क्यों है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में? ओके, ये भी बता दें। अब देखो, जो भी टैक्स के रिलेटेड लॉज है, एक्ट्स है, वो एग्जीक्यूट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, लेकिन इस देश में डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काम किया है, दो बोर्ड्स बनाए, दो बोर्ड्स को गठित किया गया, एक जो डायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करने का काम करेगा और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो CBDT को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स एग्जीक्यूट करने का अधिकार दिया है, और CBIC को GST और कस्टम्स एग्जीक्यूट करने का अधिकार दिया है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस देश में हम कहते हैं कि महज 4 से 5% लोग जो है वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। तो 4 से 5% लोग जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, उनकी अगर संख्या हम काउंट करेंगे तो 4-5 करोड़ आ जाएगी। हिंदुस्तान में 4-5% भी, 3-4% भी 5-6 करोड़ तक पहुंच जाता है आराम से। तो 6 करोड़ लोग भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 6 करोड़ लोग अगर हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो 6 करोड़ इनकम टैक्स के रिटर्न हिंदुस्तान में फाइल किए जाते हैं। तो हर एक इनकम टैक्स का रिटर्न चेक करना पड़ेगा, तो वो चेक कौन करेगा? तो ये CBDT के लोग। ठीक है, सो आप जो भी इनकम टैक्स का रिटर्न सही इनकम कैलकुलेट कर रहे हो नहीं, सही टैक्स पे कर रहे हो नहीं, ये चेक करने के लिए CBDT है। ठीक है, अब ध्यान देके सुनिएगा पूरा। अब ये CBDT में कितने लोग काम करते होंगे? CBDT में कितने लोग काम करते होंगे? 100-150 लोग। ठीक है, 50-100-150 लोग, दैट्स इट। सर 150 लोग 5 करोड़ रिटर्न्स कैसे चेक करेंगे? नामुमकिन है। इसलिए क्या किया गया है ना, अंडर CBDT देयर आर वेरियस IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाए गए। CBDT के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां है? पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, रीजन वाइज। जैसे पुणे की अगर हम बात करें तो पुणे में 2 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, मुंबई में तो 4-5 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है, एक एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे पुलिस स्टेशन होता है, हर एक लोकल एरिया का पुलिस स्टेशन होता है ना, वैसे इनकम टैक्स हर एक रीजन का एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो पूरे पुणे में, ठीक है, जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स के उनके रिटर्न चेक करने का काम करते हैं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर लोग काम करते हैं क्या? जी हाँ सर, ये एम्प्लॉइज जो होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो एम्प्लॉइज होते हैं सर, वो कौन होता है? इनको कौन अपॉइंट करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को CBDT। सर कैसे क्या अपॉइंट करती हैं? आप जो रेवेन्यू सर्विसेज की एग्जामिनेशन देते हो ना, क्या बोलते हैं आप उसको, UPSC की एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है, UPSC की एग्जामिनेशन देने के बाद, या हर एक स्टेट में जो भी, यस, जैसे महाराष्ट्र में MPSC की एग्जामिनेशन है, ठीक है, सो ये जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देते हो आप, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देके क्वालिफाई कर देते हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं,
तो जिन लोगों ने रेवेन्यू सर्विसेज का ऑप्शन चूज किया है उनके लिए उनका पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट्स में होता है। सर तो इसका मतलब मेरा और एक क्वेश्चन है, ठीक है, सो आप क्वेश्चन पूछने से पहले मैं उनके जवाब दे देता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, क्या वो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, क्या वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट्स होते हैं, एमबीए फाइनेंस होते हैं, या फाइनेंस का कोई कोर्स, टैक्स का कोई कोर्स किए हुए लोग होते हैं? क्या जरूरी नहीं है। यूपीएससी की एग्जामिनेशन कौन दे सकता है? यस, एनीवन, ठीक है, बिलोंगिंग टू एनी स्ट्रीम। सर तो इसका मतलब ये कहना चाहते हो सीबीडीटी में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो साइंस फील्ड, साइंस स्ट्रीम के भी हो सकता है, आर्ट्स स्ट्रीम के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर तो फिर उनको टैक्स का नॉलेज कौन देता है? ये सीबीडीटी का काम है, ठीक है, इनको सारी चीजें समझाना किसका काम है? सीबीडीटी का, ठीक है। सो सीबीडीटी जब इनका अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट करने के बाद सीबीडीटी इनको ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको प्लेस किया जाता है। ओके फाइन सर, लेकिन क्या उन एम्प्लॉइज को ज्यादा नॉलेज होता है या आप लोगों को नॉलेज होता है जो बार बार, ठीक है, अब देखो हम वैसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है, एंड किसी भी ऑफिसर को ऐसे नहीं कहेंगे हम, लेकिन देखो ये ऑफिसर लोगों को ना काम कर करके इनको नॉलेज आ जाता है, ठीक है। इन लोग ऐसे कोई ऐसे आप लोग जैसे सुबह सुबह उठ के क्लासेस करते हो, ठीक है, इतना सारा एक एक एक्ट पढ़ते हो, हर एक चीज पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, वैसे उनको कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। तो इन लोग क्या करते हैं, काम करते करते सेक्शन सीखते हैं, ठीक है। सो एज सच इनका कोई डिटेल ट्रेनिंग वगैरह नहीं। हाँ, एक आध दो ऑफिसर ऐसे होते हैं जो मेहनत से प्रोविजंस पढ़ते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन सारे लोग गवर्नमेंट, एक बार गवर्नमेंट की जॉब लग गई तो आप जानते हो हर महीने पगार बैंक खाते में जमा होता है, तो अपने आप शरीर के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के सेंसेस अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक हमने आपको पहुंचा दिया है, और ये जो दो बोर्ड्स है ये हिंदुस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो फाइन, तो हमने अभी तक आपको दो ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। पहला ऑर्गन कौन सा था? पहला ऑर्गन कौन सा था, एक बार बताइए, फटक से बताइए, पहला ऑर्गन कौन सा था? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का रोल क्या है, क्या करना? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का रोल है लॉ बनाना, बनने के बाद इंप्लीमेंट करने का। यस, राइट किसके पास है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास। देखो कितनी प्यारी तरीके से डेवलपमेंट किया है हर एक चीज का, हर एक राइट को कैसे डिवाइड किया गया है, किसी एक सिंगल पर्सन को कोई राइट नहीं दिया गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास राइट नहीं है डायरेक्टली लॉ एग्जीक्यूट करने का, वो राइट भी सीबीडीटी के पास पास कर दिया है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, कोई भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितना आप राइट्स डिवाइड करोगे ना, जितना राइट्स डिवाइड करोगे उतना जो एग्जीक्यूशन है, कंट्रोल है, ठीक है, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी और जनहित में पूरा काम होगा, ठीक है। इस प्रकार से संविधान बनाया गया। चलो आखिरी ऑर्गन बचता है जुडिशियल ऑर्गन। सर जुडिशियल ऑर्गन का काम क्या है? चलो अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में सारा एग्जीक्यूशन कर दिया, एक्ट्स आप तक पहुंचा दिया, आपको बोल दिया कि बाबा ऐसे ऐसे रिटर्न भरना है, ऐसे ऐसे इनकम टैक्स भरना है, सारी चीजें आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने समझा दी। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने सारी चीजें समझाने के बावजूद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये कानून फॉलो नहीं करूंगा। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? उसके लिए एक अलग सा ऑर्गन है। कौन है वो? जुडिशियल ऑर्गन। तो जो भी करना है वो जुडिशियल ऑर्गन को करना है। क्या करना है? अगर लोग कोई कानून फॉलो नहीं करते तो उनको तो पनिश करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो पनिश करने का अधिकार जुडिशियल ऑर्गन में। तो जुडिशियल, हिंदुस्तान की जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? हिंदुस्तान की जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है, ठीक है, वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम का मतलब प्राइम, सबसे उच्च न्यायालय जिसको आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर दी है। यानी इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा, वो कहीं पे भी चैलेंज किया नहीं जा सकता, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन इटसेल्फ इज ए लॉ, इट इज फाइनल, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। लेकिन उसके पहले ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है बता दें, ठीक है। अगर अनबन हो जाती है, समझो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो सब लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो किस कोर्ट में जाते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? नहीं, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, है ना, लोकल कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप कहां चले जाते हो? ठीक है, यस, उस स्टेट में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास चले जाते हो। ओके, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट है, मल्टीपल हाई कोर्ट्स के बेंचेस हो सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट का जजमेंट से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप कहां जा सकते हो?
सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो कहां जा सकते हो? कहीं पे भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो करना मैंडेटरी है। The decision given by the judge, the judgment given by the Supreme Court is binding on all. इसलिए मित्रों हम ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन इटसेल्फ इज ए लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो जजमेंट दिए हैं ये हम सभी के ऊपर मैंडेटरी है फॉलो करना। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट जो आया था 1 साल पहले, ठीक है। अब बहुत सारे जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये स्टेज पे आपको सारे जजमेंट पता नहीं होते क्योंकि आप ही के इंटरेस्ट की चीजें देखना सुनना पसंद करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले जजमेंट दिया था कि वो लीकर की शॉप जो हाईवेज के आधा किलोमीटर या शायद 2 किलोमीटर तक लीकर की शॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ये किसके ऊपर बाइंडिंग है? सारे देश पे भाई, पूरे के पूरे देश पे। अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सेल ऑफ लीकर इन गुजरात इज प्रोहिबिटेड। ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, यानी गुजरात में दारू बेचना, अमृत बेचना, पीना, कंज्यूम करना, ठीक है, इसमें व्यापार करना कानूनन जुर्म माना गया। तो ये जजमेंट जो गुजरात के हाईकोर्ट का है किसके ऊपर बाइंडिंग है? इट इज बाइंडिंग ऑन द पीपल ऑफ गुजरात। तो दारू पीना गुजरात में अलाउड नहीं है, लेकिन गोवा में कंपल गोवा में आपको जितनी चाहे उतनी जाके पीनी है, ठीक है, बहुत सस्ते में मिलती है। शायद लोग कहते हैं ऐसे, हमें तो इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। सो देवी और सज्जनों याद रखिएगा जो हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हाई कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं वो पूरे देश के ऊपर बाइंडिंग होते हैं या सिर्फ उस स्टेट के लोगों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। The judgment given by the High Court are binding on the people of that particular state, not on the entire country. ठीक है, याद रहेगा। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर पहले वो क्या बोलते हो, जरदा या क्या गुटखा, शायद पता होगा कुछ लोगों को, तो वो सेल करना अलाउड था। लेकिन बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जजमेंट पास कर दिया, हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि यहाँ पे किसी प्रकार का गुटखा सेल अलाउड नहीं है। तो उस दिन से महाराष्ट्र में गुटखा सेल होना बंद हो गया। अब शायद उत्तर प्रदेश की भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लीकर बैन है, शायद, आई डोंट नो। बिहार, ओके, बिहार में बैन हो चुका है, शायद बिहार का कोई होगा, ठीक है। सो अगर वो इन चीजों की जानकारी रखता होगा तो शायद उनको पता होगा। सो मित्रों, ये जो हाई कोर्ट्स जो जजमेंट पास करते हैं वो सभी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, बस उसी स्टेट के लोगों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोई फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी को फॉलो करना मैंडेटरी है। जैसे हिंदुस्तान में कई सालों तक वो क्या बोलते हैं अपन, राम मंदिर के ऊपर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पे बहुत सालों तक डिस्प्यूट चल रहा था। अब भले लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन कुछ थे, ठीक है, जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो फाइनली फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला दिया, ठीक है, ना अपने लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने फैसला दिया, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने फैसला दिया। फैसला किस ऑर्गन ने दिया? जुडिशियल ऑर्गन ने फैसला दिया, जिसका सबने सम्मान किया, ठीक है, सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए इसको हम देश का उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। सो बहुत समझदार लोग होते हैं इसमें, ठीक है। सो उसके बारे में तो आपको दुष्यंत सर डिटेल में बता देंगे। शायद आपका एक सब्जेक्ट है जिंगल JIGL, उसमें आप पढ़ते हो ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट्स जो है वो कैसे डिवाइड किए। अब और एक चीज जो आपको समझना जरूरी है, ध्यान देके सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो इनकम टैक्स एक्ट है, कृपया ध्यान देके सुनना, इनकम टैक्स एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आने से पहले, ठीक है, वो जिस फॉर्म में था, ड्राफ्ट फॉर्म में था, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स बिल। इनकम टैक्स बिल कहां प्रेजेंट किया होगा? 1961 में। टाइम मशीन में जाके बैठते हैं, पीछे जाके थोड़ा देखते हैं 1961 में ये इनकम टैक्स एक्ट आया कैसे होगा। तो पहले तो ये बिल प्रेजेंट किया होगा लोकसभा में, वहां से पास होने के बाद ये गया होगा राज्यसभा, प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद ये बन गया होगा इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स एक्ट एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एग्जीक्यूटरी ऑर्गन की, ठीक है। ध्यान देके सुनिएगा। अब एक्ट तो बना देते हैं लोग, एक्ट बना देते हैं, एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस भी बना देते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के बारे में एक्ट में मेंशन नहीं किया होता, ठीक है। पूरा डिस्कशन ध्यान देके सुनना। इसके एग्जीक्यूशन के बारे में एक्ट में सारी चीजें मेंशन नहीं की होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, इनकम टैक्स, लेकिन इस रिटर्न का फॉर्म क्या होता है? या मुझे इनकम टैक्स पे करना है तो मैंने कहां जाके पेमेंट करना है? मैंने हमारे प्रेसिडेंट साहब के घर पे जाके टिंग टॉन्ग करके पे करना है?
निर्मला देवी फाइनेंस मिनिस्टर जी के घर पे जाके पेमेंट करना है, ठीक है, मोदी जी के घर पे जाके इनकम टैक्स पे करना है, ये कहां मेंशन किया है? इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन नहीं किया। तो जो प्रोसीजरल पार्ट होता है किसी भी एक्ट का, जो प्रोसीजरल पार्ट होता है वो एक्ट में मेंशन नहीं किया जाता। तो प्रोसीजरल पार्ट कहां मेंशन किया जाता है? प्रोसीजरल पार्ट मेंशन किया जाता है रूल्स में। किस में मेंशन किया जाता है? तो मैक्सिमम एक्ट्स के रूल्स होते हैं, एक्ट भी होता है जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाता है, और रूल्स जो है ना वो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बनाता है। क्यों? रूल्स आर नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूशन। रूल्स किसके लिए जरूरी है? एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। इसलिए रूल्स बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट जैसे बना, तो इनकम टैक्स एक्ट के साथ इनकम टैक्स रूल्स भी बनाए गए, लेकिन एक्ट बनाने का अधिकार था लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास, और रूल्स बनाने का अधिकार है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि रूल्स में क्या होता है? प्रोसीजरल पार्ट। जैसे आपके कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे ना, बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल्स, ये रूल्स वो रूल्स, हर एक एक्ट में कई सारे रूल्स मिलेंगे आपको। तो ये रूल्स जो होते हैं ना वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, एग्जीक्यूशन का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए रूल्स बनाने का अधिकार इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दिया है। अब बहुत बार आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, इनकम टैक्स रूल्स आर पास्ड बाय, फ्रेम्ड बाय whom डैश डैश, ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स आर पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्ट इज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मिलकर, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? चलो सो देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। चलो एक बार फटक से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो डिस्कशन किया है, कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनाने का, एग्जीक्यूट करने का और पनिश करने का राइट जो है सिंगल पर्सन को दिया गया है या डिवाइड किया गया है? डिवाइड किया गया। कितने ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया? 3 ऑर्गन्स में। मेरे साथ रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, सब लोग ऑनलाइन वाले आप भी रिवीजन करेंगे। तो this has been divided into 3 parts. What are those 3 parts? First one is that organ who has the right to, yes, legislate, to formulate the law. दूसरा ऑर्गन लॉ एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, और तीसरा ऑर्गन अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो पनिश करने का काम करेगा, रादर एग्जीक्यूट करने के बाद फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिश करने का काम करेगा। तो 3 ऑर्गन्स है, पहले ऑर्गन को हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहते हैं, दूसरे ऑर्गन को हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कहते हैं, और तीसरे ऑर्गन को हम जुडिशियल ऑर्गन। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आते हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हु इज द हेड ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के हेड जो है वो इस देश के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। चलो, कोई भी एक्ट जब ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बिल सबसे पहले कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा में, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा, वहां से पास होने के बाद फाइनली साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट साइन करते हैं, और उन्होंने साइन करने के बाद ये बनता है एक्ट। ओके, एक्ट एक बार बन गया तो इंप्लीमेंट करने, ओके। और एक सवाल बच्चों के मन में आता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन पढ़ाते पढ़ाते हैं, सर ये लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम चुनाव जितवा के देते हैं, सर क्या ये लोग पढ़े लिखे होते हैं? लॉ वॉ बनाते हैं? इतना मस्त इनकम टैक्स एक्ट बनाया होगा 1961 में, ठीक है, तो क्या इन लोग पढ़ लिख के इतना नॉलेज ऑब्टेन करते और अलग अलग लॉज बनाते? मुमकिन है क्या? मुमकिन नहीं है मित्रों, ठीक है। अब इन लोगों को हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि ये आप सभी लोगों के इंक्लूडिंग मेरे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इनके लिए इस देश में कोई भी पढ़ाई लिखाई का क्राइटेरिया नहीं है। देखो, इस देश का कानून ही ऐसे है कि जो कानून को अप्रूव करने वाले हैं उनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन उस कानून के अंदर काम करने वाले, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में काम करने वाले लोग हैं, उनको एग्जामिनेशन क्लियर करके उनके लिए पढ़ाई का, एग्जामिनेशन का मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो यही ये देश है, ठीक है। शायद आगे जाके आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह कुछ बन जाए, और अगर आप इस देश के संविधान में कोई बदलाव लाने की कोशिश करें तो शायद मेरा ये रिकमेंडेशन आप याद रखोगे, और इन लोगों के लिए भी कोई ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन लोगों के लिए अगर आ जाता है तो शायद हिंदुस्तान और तरक्की कर दे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने, जिसने
बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो इनका काम खत्म हो गया, एक्ट बना दिया। इंप्लीमेंट करने का अधिकार किसके पास है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। इंप्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या बनाता है? एक्ट या रूल्स? रूल्स। ओके, ये रूल्स बनाने का काम किस गवर्नमेंट का है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अंडर प्राइम मिनिस्टर देयर आर वेरियस ministries. We are going to deal with which ministry in our lecture of tax? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही डील करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? निर्मला देवी जी। ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देयर आर two boards. One is CBDT, the other one is CBIC. CBDT का full form Central Board of Direct Taxes. CBIC का full form Central Board of Indirect Taxes and Customs. Okay, so direct taxes execute करने का काम CBDT का है, indirect taxes execute करने का काम CBIC का। चलो यहां तक समझ में आ गया, याद भी रह गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बाद नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आता है? जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन का रोल क्या है? पनिश करो, ठीक है, जो एक्ट कॉन्ट्रावेन करते हैं उनको पनिश करो। तो जुडिशियल ऑर्गन में कौन आता है? सबसे उच्च न्यायालय, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसके ऊपर बाइंडिंग है? यस, द पीपल ऑफ दिस कंट्री, होल ऑफ इंडिया। द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एज इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस, इट इज नोन एज, यस, इट इन इटसेल्फ इज नोन एज एन एक्ट, लॉ। ठीक है, इसलिए कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट आप पढ़ते हो ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जिक्र किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, कुछ जजमेंट दे दिया ना, ठीक है, वो आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। इसलिए जब भी आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें केस लॉस पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत सारे केस लॉस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, तो फाइनल है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो फाइनल है, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस। ठीक है, ठीक है, चलो फाइन। उसके बाद अंडर सुप्रीम कोर्ट देयर आर वेरियस, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट आते हैं? हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट सबके ऊपर बाइंडिंग है या सिर्फ स्टेट की लोगों पे? स्टेट। एंड अंडर हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके फाइन सर, क्या ये इनकम टैक्स एक्ट की केसेस भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू जाती है क्या? नहीं, इनकम टैक्स के अलग ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बदले देयर आर वेरियस ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन इनकम टैक्स के लिए अलग अलग होते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो केसेस जाती हैं ट्रिब्यूनल्स के पास। ट्रिब्यूनल के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर ट्रिब्यूनल से केसेस जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया तो कहानी खत्म। ठीक है, चलो फाइन सर, यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई क्वेरी है? चलो चलो चलो, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, एमएच में अभी भी मिलता है गुटखा बेटा, ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गुटखा अभी भी मिलता है। अब बेटा, अब वैसे तो गुजरात में भी लोग दारू पीते हैं, है ना? ठीक है, सो अब देखो, सरकार का काम है बैन करना, सरकार ने कर दिया, लेकिन आप लोग इतने जुगाड़ू होते हैं कि आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। अब क्या करें? ठीक है, चलो 130 140 करोड़ को संभालना मुश्किल है। आपके घर में ही देखिए ना, ठीक है, आपके माता पिता को 2-4 संतानें हुई हैं, उन्हीं को संभालते संभालते बेचारे परेशान हो गए होंगे। तो मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 140 करोड़ को कैसे संभालेगी? हाँ, चलो चलो, शिवम दुबे जी कह रहे हैं सर डेली लेक्चर्स होंगे। बिल्कुल बेटा, लेक्चर्स तो हम रोज लेंगे। सर ट्रिब्यूनल डिसीजन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें होती है जो हम आगे थियरी के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हर्षिल मौर्य जी, सर डिड आई मिस समथिंग, मैं हाफ आवर लेट हूं। बेटा देखो, ज्यादा कुछ मिस नहीं किया, लेकिन जितना भी मिस हुआ होगा वो यूट्यूब पे लेक्चर स्टोर हो रहा है तो आप देख पाओगे। ठीक है, सो अभी तो टेंशन नहीं है। चलो फाइन, सो अब ये समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा, इनकम टैक्स अगर हमें पढ़ना है तो इनकम टैक्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहली चीज इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में बनाया गया। ठीक है, ध्यान देकर सुनेंगे पूरा। ठीक है, सो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया, वो हमें पढ़ना है, उसके सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बनाया गया, किसने बनाया? Who framed this income tax act? Who has the power to form income tax act? इनकम टैक्स एक्ट बनाने का अधिकार किसके पास है? बताओ बताओ, किस ऑर्गन के पास? अभी पूरा हमने पढ़ लिया, किस ऑर्गन के पास है? लेजिस्लेटिव। एक्ट कौन बना सकता है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन आता है? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये किसके ऊपर बाइंडिंग है? इनकम टैक्स एक्ट किसके ऊपर बाइंडिंग है? केवल बाबू लोगों के ऊपर, बाबू यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाला बाबू, ठीक है, आप वाला बाबू अलग हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट बाबुओं के ऊपर बाइंडिंग है या सभी लोगों के ऊपर? सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। सो इट इज बाइंडिंग ऑन सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। तो पहले हमें ये एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट, जो 1961 में बनाया गया, ठीक है, जिसको पास करने का अधिकार, जिसको बनाने का अधिकार हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास था, और विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल। ध्यान देके सुनिए, ध्यान देके। 1961, तब आप पैदा हुए थे? शायद ही नहीं हुए थे। ओके, आपके माँ बाप होंगे 1961 में नहीं थे? सोच के देखिए, अपनी पैदाइश कब की है, माँ बाप की कब, ठीक है, तब दादा दादी थे, नाना नानी, दादा दादी, यस, उन लोग पैदा, ठीक है। उन लोगों से कुछ कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। आजकल की फैमिलीज बहुत ही न्यूक्लियर होती है, तो दादा दादी नाना नानी से कहानी या कुछ चीजें सुनने का अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलता है। और क्योंकि आप सब लोग इतने व्यस्त होते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से बाहर ही नहीं निकल पाते, तो इनके साथ कॉन्वर्सेशन कब करेंगे? क्योंकि सारी चीजें गूगल पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिलती नहीं है। कुछ चीजें, रादर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के साथ बात करके ही आपको समझ में आ सकता है। गूगल के पास जितना तजुर्बा नहीं होता, उतना नाना नानी दादा दादी के पास होता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती तो कोरोना के ऊपर अभी तक मेडिसिन मिल पाती, ठीक है। चलो, सो कोई बात नहीं, आपके टेक्नोलॉजी को और बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज करने के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है। सो कोई, लेकिन अब यहाँ पे है, अगर आपने कभी गलती से भी आपके बुजुर्गों से कोई बात की होगी, कॉन्वर्सेशन, अच्छा कॉन्वर्सेशन किया होगा, तो उनसे आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी, उस समय में इनकम बहुत ही कम थी, लोगों की इनकम बहुत ही कम थी। देखिए रादर, मैंने जितना सुना है कि पूरी फैमिली, 5-10 लोगों की फैमिली 200 रुपए पे भी चलती थी। यानी महीने की तनख्वाह, सैलरी एट द टाइम वाज 200 रुपीज, 150 रुपीज, 300 रुपीज, और उसमें 8-10 लोगों की फैमिली चलती थी, ठीक है। शायद आपके गूगल पे नहीं मिलेगा। ओके, सो 300 रुपए में हिंदुस्तानी फैमिली चल सकती है। आज ये बात सुन के आपको खुद के पॉकेट मनी को देख के शर्मा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप वो वड़ा पाव खाने के लिए जाते हो मैकडी में, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर, ओके, सो शायद उसी का कीमत कुछ 100-150 रुपया होता होगा, ठीक है। सो मित्रों, या वो मोटी वाली रोटी जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, पिज्जा, ओके, वो खाते हो तो 400-500 रुपए। तो आपके एक पिज्जा में कुछ सालों पहले 1 महीने भर का पूरा राशन सारे 8-10 लोगों की फैमिली का खरीद सकते थे। तो उस वक्त इनकम अलग थी, उस वक्त इनकम अलग थी, लोगों की इनकम अलग थी, तो वहां तब के टैक्स रेट्स अलग थे, तब के इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान अलग थे। अब मुझे बताइए, 1961 में जो हमारा इनकम अर्निंग कैपेसिटी पोटेंशियल था, क्या वो पोटेंशियल आज की तारीख में भी सेम रहा है या बदल गया है? बदल गया है। तो अगर इनकम कमाने का अपना पोटेंशियल ही बदल गया है, तो क्या कानून सेम रहा होगा या बदला होगा? बदला होगा या नहीं? तो सर लेकिन फिर अभी भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चल रहा है, तो उसको बदला कैसे? ठीक है, बदलने के बाद तो ईयर चेंज होना चाहिए। ये क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे सवाल है जो आपने खुद को पूछना जरूरी है, ठीक है। नहीं पूछते तो मैं आपको खुद को सोचने के लिए जरूर मजबूर कर सकता हूं। तो 1961 में जब कानून बनाया गया, तो उसमें बदलाव लाए गए क्या? हर साल बदलाव लाए गए। इनफैक्ट ईच ईयर देयर आर चेंजेस इन दिस इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सो ये चेंजेस कौन करता है? कानून बनाने का अधिकार तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास होगा, लेकिन बदलने का, कानून में बदलाव लाने का अधिकार किसके पास है? कानून में बदलाव लाने का अधिकार किसके पास है? फटाफट फटाफट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन, एक्सिक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है, फटाफट बताएंगे। ऑनलाइन वाले भी जवाब दीजिएगा फटाफट। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको कैडबरी मिलेगी। कैडबरी क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। सबसे पहले जवाब देने वाले को कैडबरी मिलेगी। चलो फटाफट फटाफट देखते हैं कौन सही जवाब देता है। चलो, सो ओके, कानून बन गया है, उसमें बदलाव लाने का अधिकार पुष्पराज जी कह रहे हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है, नीतीश लेजिस्लेटिव, सक्षम जी जुडिशियल, सौम्या जी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, हर्षल मौर्य जी लेजिस्लेटिव ऑर्गन, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। वाह 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 वाह, ठीक है।
पप्पू जी कह रहे हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन, अब पप्पू जी ने बोल दिया तो हम क्या कहें, है ना। चलो मित्र याद रखना, ये चीज याद रखना, कोई भी कानून एक बार बन जाता है, कानून का मतलब एक्ट का मतलब लॉ, लॉ बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है, लेकिन लॉ बदलने का अधिकार, लॉ में बदलाव लाने का अधिकार जो है ना, क्या वो जुडिशियल ऑर्गन के पास है, क्या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास है, या फिर वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है, किसके पास है। दुनिया का एक नियम है, सच्चाई है जो आपको याद रखनी है, जो बनाता है वही बदल सकता है, जो बनाता है वही बदल सकता है, ठीक है। जिसने बनाया है उसी को बदलना पड़ेगा, तो बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है। तो अगर किसी भी कानून में बदलाव लाना है तो बदलाव लाने का अधिकार भी केवल लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है। सो ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई बदलाव लाना है तो बदलाव लाने का अधिकार भी किसके पास है, लेजिस्लेटिव। तो फिर ये बदलाव कैसे लाया जाता है, तो हर साल बदलाव लाना है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास अगर अधिकार दिया है तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में कौन आता है, तुरंत सोचना शुरू करो। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में प्रेसिडेंट, अंडर प्रेसिडेंट देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर एक्ट में कोई बदलाव लाना है तो ये लोकसभा के मेंबर की कॉन्सेंट लो, राज्यसभा की मेंबर की कॉन्सेंट लो, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लो। तो ये रोज रोज करना मुमकिन नहीं है, हर महीने करना मुमकिन नहीं है, ये साल में एक ही बार किया जाता है, ठीक है। सो साल में एक बार इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव होता है, और वो बदलाव कब किया जाता है ये जानने के लिए आपको कल तक के लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बस अब ये नहीं मैं लेक्चर छोड़ नहीं रहा, ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी समय है। सो यार नहीं, मेरा समय तो हो गया, ओ आई एम सॉरी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट में आगे इतना बस ये स्लाइड कंप्लीट कर देंगे। ये लेक्चर कैसे खत्म हो जाता है समझ में नहीं आता, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं, ठीक है। और राहुल गांधी जी तो हमें बहुत अच्छे लगे, ठीक है, राहुल गांधी जी। लेकिन आपका सही नाम क्या है भाई साहब, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल सही बता रहा है यार, ये राहुल गांधी बहुत होशियार है। चलो सो अब हर साल मित्रों, देवियों और सज्जनों जी, ठीक है। सो हर साल इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव लाया जाता है बजट के दौरान, फाइनेंस बजट। अब बजट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, वो कल के सत्र में डिटेल में डिस्कस होगा। बजट में एक बिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस बिल को हम कहते हैं फाइनेंस बिल। क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल। तो ये फाइनेंस बिल जो बजट में प्रेजेंट होता है, अब कोई भी एक्ट पास होने से पहले जब वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिल। तो फाइनेंस बिल सबसे पहले प्रेजेंट होता है लोकसभा में, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा में, बाद में उसने साइन करने के बाद, उन्होंने साइन करने के बाद, क्या नाम उनका, प्रेसिडेंट जी, उन्होंने साइन करने के बाद ये बिल बनता है एक्ट। तो हर साल ये जो फाइनेंस एक्ट पास होता है जिसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट, ठीक है, ये एनुअल फाइनेंस एक्ट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव लाए जाते हैं। और एक चीज बता दें, ठीक है, हाँ, कि अब ये इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में बना है, इसको खत्म करने की तैयारियां चल रही है। और अब लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है देश में कोविड के कारण, इसके वजह से ये बदलाव नहीं लाया गया, लेकिन बहुत जल्द ही इसको अबॉलिश करके डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जा सकता है, ठीक है। सो तब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसके बदले आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड। ओके, देखो जो उस जमाने में बनाया गया था वो इस जमाने में बदलना जरूरी है। लोग बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन कानून अब तक नहीं बदले, तो उनमें बदलाव लाना जरूरी है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान में। पहले कोई भी बदलाव लाने के लिए 5 साल 10 साल लगते थे, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ चुकी है, आने वाले समय में और स्पीड बढ़नी जरूरी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो भी बदलाव होते हैं वो क्या हम सभी के ऊपर बाइंडिंग है? ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने बदलाव लाया, तो इन इटसेल्फ इट इज एन एक्ट, एक्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। उसके बाद रूल्स, मैंने बताया जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत है, रूल्स की। रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए वो किसके ऊपर बाइंडिंग है, ऑन ऑल ऑफ अस, ठीक है। क्योंकि एक्ट्स और रूल्स, एक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो रूल्स की जरूरत है, ठीक है। सो बिना रूल्स के एक्ट कुछ काम का नहीं, ठीक है। सो बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, तो दे आर जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर क्या होता है ये बताएंगे, और आज के सत्र की हम करेंगे समाप्ति। सर्कुलर क्या होती है, जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में टॉप में आते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, अंडर प्राइम मिनिस्टर देयर आर वेरियस मिनिस्ट्रीज,
ठीक है। मिनिस्ट्री में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो बोर्ड्स आते हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीएस। ठीक है, ये जो बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे मैंने बताया सीबीडीटी के अंडर आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो सारे पढ़े, यानी कोई भी टैक्स लॉस पढ़े हुए होंगे ऐसा जरूरी नहीं, तो इनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अब जब भी किसी एक्ट में बदलाव आता है, सेक्शंस जब बदल जाते हैं, समझो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में बदलाव आ गया, तो ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस को का इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया, कोई भी चेंज हुआ, कोई भी एक्ट में बदलाव लाया, तो हिंदुस्तान में क्या है ना, कोई भी चेंज अगर आ जाता है, तो अब आजकल की क्या हो गई पता नहीं, सोशल मीडिया इतना तेज हो गया अपना, ठीक है, हर एक चेंज को सबसे पहले एनालाइज भी किया जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग ये चेंज को गलत समझ लेते हैं। तो इसलिए ये जो सीबीडीटी होते हैं और सीबीआईसी के जो लोग होते हैं, ये कोई भी एक्ट जैसे ही उसमें बदलाव होता है, तो सबसे पहले वो अपना फर्ज समझते कि उनके एम्प्लॉइज को, माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी के डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट के लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को सबसे पहले ये चेंज समझाए, क्योंकि इन लोग एक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो एग्जीक्यूशन के वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो कोई भी एक्ट में कोई बदलाव आया है और बदलाव आने की वजह से उनको लग रहा है कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करना जरूरी है, तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए इशू करते हैं सर्कुलर्स। क्या इशू करते हैं? लेकिन ये इशू करने का काम किसका है? सर्कुलर्स इशू करने का काम बोर्ड्स का। ये बोर्ड्स जो सर्कुलर इशू करते हैं वो किसके ऊपर बाइंडिंग है? ये किसके लिए ये सर्कुलर्स इशू कर रहे हैं? किसको ये समझाने का काम कर रहे हैं सर्कुलर्स के द्वारा? कोई कंफ्यूजन है, सेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्लियर करने का काम करे अपने एम्प्लॉइज को। तो याद रखना, इनके जो सर्कुलर्स है ये इनके एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने इशू किए हैं। ये सर्कुलर्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या रादर ये सर्कुलर लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने इशू किए नहीं है, इसलिए सर्कुलर सारे लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी एंड सीबीआईसी एंड दिस आर बाइंडिंग ओनली ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। जैसे आप कंपनी लॉ में भी, कंपनीज एक्ट में भी कई सारे सर्कुलर्स पढ़ेंगे, सर्कुलर्स इशूड बाय कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है सीएलबी, तो सीएलबी बहुत सारे सर्कुलर इशू करता है। तो ये सर्कुलर सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, हमारे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है, ये सर्कुलर्स उनके एम्प्लॉइज के ऊपर में। लेकिन क्या एज ए प्रोफेशनल एम आई रिक्वायर्ड टू रीड दी सर्कुलर्स? यस, क्योंकि मेरा भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो वॉलंटरली अगर मैं सीएस हूं, सीए हूं, सीएमए हूं, ठीक है, तो क्या मैं ये सर्कुलर फॉलो कर सकता हूं? यस, वॉलंटरली करने तो कर लो, ऑफ कोर्स कर लो। कई सारे सर्कुलर्स आते रहते हैं साल भर में, तो ये सर्कुलर्स आपकी इंस्टीट्यूट आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपको एक न्यूज़लेटर दिया जाता है हर महीने, मैम पास होने के बाद, इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के बाद हर महीने आपको एक यस न्यूज़लेटर आता है। उस न्यूज़लेटर में अलग अलग सर्कुलर्स होते हैं, वो सर्कुलर्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, दो दे आर नॉट बाइंडिंग बट दे कैन एक्ट एज ए गाइड फॉर अस। ठीक है, चलो फाइन। आई होप एक्ट क्या है समझा, इनकम टैक्स एक्ट, उसका कंटेंट अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं कल से। ठीक है, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स और सर्कुलर्स, इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन ये पास करता है और किसके ऊपर ये बाइंडिंग है, समझ में आ गया होगा। तो आखिरी चीज जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जुडिशियल डिसीजन यानी कोर्ट ने जो जजमेंट दिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो किसके ऊपर बाइंडिंग है? ऑल। एंड हाई कोर्ट के जजमेंट स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, सो इसी के साथ आज का ये सत्र करते हैं समाप्त, लेकिन समाप्ति से पहले किसी को कोई क्वेरीज है तो कृपया पूछ लीजिएगा। ओके, चलो ओके। राहुल गांधी जी अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सर मेरी कैडबरी कहाँ है? ओके, हाँ, जिन्होंने सही सही जवाब दिया उनकी कैडबरी, मैंने बोला था आपको कैडबरी मिलेगी। तो 7 से 11 के बीच में जहां जहां लॉकडाउन नहीं होता, तो आपके यहाँ जो भी करीबी दुकान है उस दुकान से आपको कैडबरी मिल सकती है। सो कृपया जिन्होंने सही जवाब दिया, आज आपका पूरा अधिकार है कैडबरी खाने का, तो दुकान में जाइए, कैडबरी लीजिए और मस्त एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। और कल के 50 रुपया आप सभी लोगों को मिल गए होंगे जिन्होंने सही जवाब दिया था। आधार लिंक बैंक अकाउंट में एक बार एसएमएस आ गया होगा तो चेक कर लीजिएगा, आपके खाते में पैसे जमा हो गए होंगे 50-50 रुपया। सर चार्ट कहाँ मिलेंगे? बेटा 8888138555 इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और प्रांजलि मैडम इज द इंचार्ज, उनसे आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, चार्ट के ग्रुप में ऐड कर देंगे। सर एक क्वेश्चन था, आदित्य झा जी एक क्या 10 सवाल पूछे बेटा, जवाब दे देंगे। राहुल जी थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, ये तो खेला हो गया,
नहीं बेटा, खेला तो शुरू हो रहा है। ओके, आदित्य जादव जी कह रहे हैं जीपे कर दीजिए। बेटा जीपे नहीं होता है, जीपे में सिर्फ इनफ्लो है, आउटफ्लो बंद है। ओके सो आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा बेटा, लेकिन सब्जेक्ट टू आपकी आधार वाली तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अमाउंट बाउंस हो जाती है। तो अगर तस्वीर अच्छी नहीं रहेगी तो गांधी जी बुरा मान जाते हैं और वापस हमारे खाते में आ जाते हैं। ओके, कंपनी लॉ के लेक्चर, ओके कंपनी लॉ के लेक्चर के बारे में बेटा दुष्यंत सर आपको ज्यादा बता पाएंगे सर। ओके, प्रोमोलगेटेड ऑर्डिनेंस। ओके चलो। ओके, राहुल गांधी जी कह रहे हैं सर फैन हो गए आपके। बेटा बिल्कुल फैन मत होना, आपको फैन होना है तो सब्जेक्ट का हो जाइए, किसी भी प्रोफेसर का फैन मत होना बेटा, फैन होना है तो सब्जेक्ट का फैन होना। ठीक है, सब्जेक्ट आपको प्यारा लग रहा है, मेरे में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसकी वजह से आप मेरे फैन हो सकते हैं। ओके चलो, चलो कोई क्वेरीज है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जवाब जरूर मिल जाएगा। T+1 सेटलमेंट होता है हमारे यहाँ। आदित्य भाई ओके, क्या पूछा है क्वेरी यहाँ पे, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सर जुडिशियल बॉडी इनकम टैक्स रिलेटेड इश्यूज पे कैसे ऑर्डर्स पास कर सकती है? बेटा वो हम प्रोसीजर में देखेंगे, जब ये सब्जेक्ट का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है चलो। सौम्या त्रिवेदी जी, सर वहां लेजिस्लेटिव ऑर्गन ही था, कंफ्यूजन में। ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हो जाता है कंफ्यूजन कभी कभार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अगर आंसर गलत भी हुआ होगा तो कैडबरी खाने का पूरा अधिकार आप रखते हो। हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो।